जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो है छंद। छंद के प्रवर्तक आचार्य पिंगल माने जाते हैं और इनकी रचना का नाम है छंद सूत्र। छंद किसे कहते हैं? तो काव्य के अंतर्गत लय उत्पन्न करने के लिए हम छंद का प्रयोग करते हैं। छंद का मतलब होता है कि ऐसी रचना जिसमें यति, गति, लय, आरोह, अवरोह, गण, मात्राएं आदि नियमों का जिसके अंतर्गत पालन किया जाता है उसको जो है हम छंद कहते हैं। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त में इसका वर्णन मिलता है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां जो हम देखते हैं छंद शास्त्र के अंतर्गत, ये जो विभिन्न टॉपिक यहाँ दे रखे हैं ये अति महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे आप किसी भी छंद की रचना करना चाहते हैं या किसी भी छंद को समझना चाहते हैं तो उसके लिए इन सभी चीज़ों की जानकारी अति महत्वपूर्ण है। आपके लिए यह जानना अति आवश्यक है। तो मैंने इनको सरलता प्रदान करते हुए इनके शॉर्ट शब्द भी यहाँ दे रखे हैं, इसके माध्यम से आप इनको आसानी से समझ जाएंगे। आइए मेरे साथ बने रहें, अपन इसको आसानी से समझ जाएंगे। क्या है यति? यति किसे कहते हैं? अर्थात किसी भी छंद में, किसी भी छंद को आप पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उसके अंतर्गत बीच बीच में कहीं रुकते हैं अपन। जहाँ छंद के अंतर्गत जहाँ पे भी हम विराम करते हैं या विश्राम करते हैं उसको जो है यति कहा जाता है। गति, गति का मतलब यह है कि उस छंद के पढ़ने का जो आरोह अवरोह है ना, उस छंद को पढ़ने की जो लय होती हैं वो ही गति कहलाती है। आप किस गति से उस छंद को, हर छंद की अपनी एक अलग ही गति होती है, उसके पढ़ने की एक अलग ही लय होती है। मात्रा, मात्रा का मतलब ये होता है कि स्वरों के उच्चारण के समय में जितना समय लगता है उसको मात्रा कहा जाता है। दो मात्रा होती है ना, दीर्घ मात्रा और लघु मात्रा। तो उच्चारण समय में जितना समय लगता है उसको मात्रा कहा जाता है। तुक, तुक का मतलब होता है अंत में, किसी भी छंद के अंत में अक्सर जो है तुक मिलती है। आप कोई भी प्रार्थना ले लो, कोई भी गाना ले लो, यानी या तो अंतिम वाला जो वर्ण है वही उस चरण के बाद में वापस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ना आ रहा है तो यहाँ पर भी ना आएगा, उसको अपन तुक कहते हैं। हर गाने में, हर कविता में, हर छंद में इसका प्रयोग किया जाता है। लय, लय किसे कहते हैं? तो शब्दों का जो व्यवस्थित क्रम होता है उसको ही लय कहा जाता है। गण, गण क्या होता है? तो तीन वर्णों का जो एक व्यवस्थित समूह होता है छंद के अंतर्गत उसको गण कहा जाता है। हिंदी के अंतर्गत या संस्कृत के अंतर्गत 8 गण होते हैं जिनको हम आगे समझेंगे। गण मतलब तीन वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है जिसको अपन गण कहा जाता है। वापस से देखते हैं, यति, यति का मतलब किसी भी छंद के अंतर्गत विराम या विश्राम लिया जाता है उसको यति कहते हैं। किसी भी छंद को पढ़ने का जो लय है उसका आरोह अवरोह का जो क्रम है उसको गति कहा जाता है। किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। प्रत्येक छंद के अंत में अक्सर जो वर्णों की जो तुक मिलती हैं उसको ही तुकबंदी कहा जाता है। साथ ही साथ शब्दों का जो व्यवस्थित क्रम होता है जिसके माध्यम से एक लय उत्पन्न होती है वो ही लय है। और गण मतलब तीन वर्णों का एक व्यवस्थित समूह जो है गण कहलाता है। छंद शास्त्र के अंतर्गत हम समझते हैं छंद के प्रकार। छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके मुख्यतः 2 प्रकार माने गए हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंद का मतलब ये होता है कि इसमें मात्राओं को गिना जाता है और वार्णिक छंद के अंतर्गत सिर्फ वर्णों को गिना जाता है। ये ध्यान रखें। वापस इनके 3 पार्ट हैं, अर्ध, सम और विषम, यानी अर्ध मात्रिक, सम मात्रिक, विषम मात्रिक। उसी प्रकार अर्धवार्णिक, समवार्णिक और विषम वार्णिक, ये 3 पार्ट इसके और हैं। इनको भी मैं साथ ही साथ समझा देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अर्ध मात्रिक या अर्धवार्णिक छंद किस प्रकार का होता है। जैसे मान लो ये कोई छंद है, ये कोई छंद है, इसके 4 पद हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें क्या होता है कि पहले और तीसरे और दूसरे और चौथे, यानी इन दोनों का और इन दोनों का जो है मात्राएं या वर्ण बराबर होते हैं तो उसको जो है अर्धमात्रिक बोला जाता है और वर्णों में कहा जाए तो उसको अर्धवार्णिक बोला जाता है। पहला तीसरा और दूसरा चौथे का मिलता हो तो। सम, सम का मतलब यह है कि उसके चारों ही पदों में बराबर मात्राएं हैं तो वो मात्रिक छंद आएगा, और चारों ही पदों में बराबर वर्ण है तो वो वार्णिक छंद के अंतर्गत आएगा। विषम, विषम जो है इसका मतलब यह है कि उसके प्रत्येक चरण में फिक्स नियम नहीं लगता,
अटपटे, यानी पहले में अलग मात्राएं हैं, दूसरे में अलग हैं, तीसरे में अलग हैं, सभी में अगर अलग अलग हैं तो वो विषम मात्रिक के अंतर्गत आएगा। सभी में विषम वर्णों का समावेश है तो वो जो है विषम वर्णिक छंद के अंतर्गत आएगा। छंद शास्त्र के अंतर्गत जो है गणों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इनको समझना अति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सरल है, आसानी से आप समझ जाएंगे, बस मेरे साथ बने रहें। गण छंद शास्त्र के अंतर्गत कुल 8 गण माने जाते हैं। कितने गण होते हैं? 8 गण होते हैं। 8 ही गण ये मैंने लिखे हुए हैं। इसको याद रखने के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र है, ये आपको रटना पड़ेगा, ये याद रखना ही पड़ता है। इसको 5-7 बार आप रटेंगे तो यूं का यूं याद हो जाएगा। य माता राजबान सलगम, य माता राजबान सलगम, इस प्रकार से 4-5 बार रटेंगे तो ये याद हो जाएगा। इनका जो पहला वर्ण है ये य से यगण, म से मगण, त से तगण, र से रगण, इस प्रकार इसमें 8 ही पूरे हो जाते हैं। अब इसकी इसकी मात्राएं की गिनती कर रखी है यहाँ पे, ये अपन बाद में समझते हैं कि मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं, लेकिन इसी को समझाया गया। ये भी अपने को याद नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि यगण में य माता आ जाएगा, ये यगण में य माता, फिर मगण में म से शुरू कर दो मातारा, त से तगण आ गया ताराज, इस प्रकार से ये मैंने लिख दिया है। और इन्हीं से फिर इनकी मात्राओं को यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इस सिंबल का मतलब ये होता है कि 2 मात्राएं और इसका मतलब 1 है, यानी जहाँ पे दीर्घ मात्राएं आती हैं तो वहाँ ये 2 है, इसका मतलब 2 है, 2 गिना जाता है। पीपर पात सरिस मंडोला, ये मैंने एक पद लिखा है। तो इसके अंतर्गत, इस पंक्ति के अंतर्गत अगर पूछा जाए कि इसमें कितने छंद कितने वर्ण हैं, अगर वर्णों की गिनती करें तो सीधा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 वर्ण हैं, ये ध्यान रखना है। अगर वर्णों की गिनती करें तो सीधा यहाँ पे क्या है? 12 वर्ण है। यहाँ पे ये समझने वाला बात है, सीधे गिनना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आधा वर्ण होता है उसकी गिनती अपने को नहीं करनी है। जैसे मान लो कोई शब्द आया दुग्ध, दुग्ध आया और इसमें पूछ ले कि इसमें कितने वर्ण हैं, तो इसमें वर्ण होंगे 1 और 2। इसमें कितने वर्ण हैं? सिर्फ 2 वर्ण हैं। ये आपको ध्यान रखना है। छंदों के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं मात्रा गिनने के नियम, ये हमें याद होने अति आवश्यक हैं। अगर ये हमें पता नहीं होगा तो ना तो हम किसी नए छंद की रचना कर पाएंगे, ना ही किसी छंद के बारे में पता लगा पाएंगे कि ये किस प्रकार का छंद है। इसको जानना अति आवश्यक है। मेरे साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखें, आप अंत तक आसानी से इसको समझ जाएंगे। ये जो मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है इसी के आधार पर मैं आपको पूरा समझा दूंगा। देखो मात्राएं होती है 2, एक तो होती है दीर्घ मात्रा और एक होती है लघु मात्रा। यानी दीर्घ है तो उसकी अपन 2 काउंट करते हैं, 2 को ऐसे लिखा जाता है, और लघु है तो उसको 1। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये 2 है और ये 1 है। जैसे मान लो पहला नियम ध्यान रखना है, जो ये सारे लघु स्वर हैं अ ई उ री री, इन सब की 1 मात्रा काउंट होती है। कितनी होती है? 1, यानी इन सब की 1-1 ही काउंट होती हैं। अ ई उ री री जहाँ पर भी आए तो वहाँ पे इसकी 1 मात्रा काउंट होगी, ध्यान रखना। और ये है दीर्घ मात्राएं, यानी इन सब की 2 मात्राएं काउंट होती है, ध्यान रखना है। 2 मात्राएं, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, इन सब की 2-2 मात्राएं काउंट होगी। आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इन सब की 2-2 मात्राएं काउंट होती है। अगला आता है अनुस्वार, यानी अगर किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार आता है तो उसकी भी 2 मात्राएं काउंट की जाती है। कैसे समझा? जैसे मैंने एक शब्द लिया संत, ये तो संत में जैसे ही मैं याद रखना, जैसे ही अनुस्वार आए मतलब कि उसकी 2 मात्राएं काउंट करनी है। और ये में इसमें त में कौन सा स्वर है? अ, तो इसकी 1 मात्रा काउंट होगी। अर्ध शब्द ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि अगर किसी भी शब्द के अंतर्गत आधा वर्ण आता है ना, आधा वर्ण आता है तो आधा वाला वर्ण आगे वाले में जुड़ जाता है। इसको समझना अति महत्वपूर्ण है। कैसे जुड़ता है? जैसे मान लो ये लिखा मैंने उज्जवल, एक तो शब्द लिखा उज्जवल और एक और शब्द लिखता हूं मैं सत्य। इन दोनों को समझो, ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि आधा वर्ण जो होता है आगे वाले वर्ण में प्लस हो जाता है। अर्थात कि ये त आधा है तो ये त आधा किस में जुड़ जाएगा? स में। तो स में 1 मात्रा थी लेकिन कितनी हो गई? 2, और य में कितनी रह गई? 1। इसी प्रकार ल में 1 मात्रा है, व में 1 है, लेकिन ये जो है आधे इसमें जुड़ जाएंगे तो 3 नहीं हो जाएगी, ये 2, क्योंकि मात्राएं सिर्फ 2 होती है, या तो दीर्घ होगा या लघु होगा।
तो ऊ छोटा था, एक मात्रा थी, लेकिन अर्धवर्ण जो है इसमें जुड़ गया तो इसके दो वर्ण हो जाते हैं, सॉरी ये दीर्घ हो जाती है, ये ध्यान रखना है। आधे वाला वर्ण आगे जुड़ जाता है। विसर्ग, अगर किसी भी शब्द के अंतर्गत विसर्ग आता है तो विसर्ग का भी जो है दीर्घ मात्रा है मानी जाती है। जैसे मान लो मैंने शब्द लिखा दुख, तो दुख विसर्ग आते ही समझ जाना दो वर्ण है। विसर्ग का आते ही क्या समझना है, दो वर्ण है। अगला देखें चंद्र बिंदु, अगर किसी भी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु आता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात कि जिसके ऊपर भी लगा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा वर्ण है उसके अनुसार मात्रा लग जाएगी। जैसे मान लो एक शब्द दे रखा है हंसना और एक दे रखा है आंख, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आ की दो मात्राएं हैं तो दो आ जाएगा, और हंसना में ह मतलब लघु है तो ये भी एक मात्रा ही काउंट होगी, यानी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अंतिम नियम है हमारा कि अगर कोई शब्द हलंत युक्त आता है, अर्धवर्ण है लेकिन हलंत योगी वाला नियम है, तो हलंत आता है तो वो भी क्या होता है, आगे जुड़ जाता है। ये लो मान लो, तो न तो हो गया एक मात्रा और ह आधा है, हलंत का मतलब क्या होता है आधा, तो ये भी इसमें जुड़ जाएगा, ये दीर्घ मात्रा हो गई। बिल्कुल सिंपल है, आसान है। एक बार वापस देखो, जितने भी लघु वर्ण हैं, लघु स्वर हैं, अ ई उ री री, ये सारों की एक मात्रा काउंट होती हैं। जितने भी दीर्घ स्वर हैं इन सब की दो मात्राएं काउंट होती हैं। अगर किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार आता है तो उसकी भी दो मात्रा काउंट होती हैं। अगर कोई आधा वर्ण आता है शब्द के अंतर्गत तो उसके पहले वाले वर्ण में वो वर्ण जुड़ जाएगा, वो दीर्घ हो जाएगा, ध्यान रखना है। विसर्ग, अगर किसी भी शब्द के अंतर्गत विसर्ग आता है तो उसकी भी दो मात्राएं काउंट होती हैं। चंद्र बिंदु अगर किसी भी शब्द के ऊपर आता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो उस वर्ण में मात्रा है वही मात्रा रहेगी। और अगर किसी भी वर्ण शब्द के अंतर्गत हलंत आता है तो वही वाली बात है, हलंत के आगे वाला वर्ण जो है वो दीर्घ हो जाएगा, उसमें दो मात्राएं लगेगी। अब जो है हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं दोनों का, कि वर्ण कैसे गिनते हैं, मात्राएं कैसे गिनते हैं। मैं दो छंद लिख करके आपको इसको आगे समझाता हूँ। जितना भी अपन ने पढ़ा है उसको उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर मैंने दो उदाहरण दे रखे हैं, एक तो मात्रिक छंद का उदाहरण दे रखा है, एक वार्णिक छंद का उदाहरण है। यानी एक में मात्राओं की गिनती करेंगे, एक में वर्णों की गिनती करेंगे, और दोनों को अपन आसानी से समझ लेंगे। बने रहे, सारे नियम आपके याद आते जाएंगे। देखते हैं कि कौन से छंद में कितनी मात्राएं आती है, कौन से छंद में कितने वर्ण आते हैं, ये हमें याद रखने पड़ते हैं। अब देखो इसको अपन समझते हैं। ये मैंने एक उदाहरण ले रखा है, अब इसमें मात्राओं की गिनती करनी है। कैसे करते हैं, र में स्वर को, सिर्फ स्वरों की करनी है। र में अ है तो स्वर है, यानी एक मात्रा है। इसमें छोटी ई की मात्रा है तो ये भी एक है। ये म में भी अ है और न में भी अ है, यानी इस सब में क्या हो गया, एक एक मात्रा ही है। धा में आ गया है, अर्थात इसमें दो मात्राएं। गा में भी आ है, दो मात्राएं। अब मैंने यहाँ पे एक बात कही थी कि आधा हो, लेकिन उसमें ए आ रही है तो ए की भी दो मात्राएं करेंगे और इसकी भी एक, और आ गया तो इसकी भी दो। फिर और आगे बढ़ते हैं, एक त में ओ की मात्रा है तो ये दो हो गया, इसमें भी ओ है तो दो। छोटी, इसमें एक, आ में दो और इसमें एक। ठीक है, अब अपन गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13। यानी पहले चरण में ये कोमा आ गया, यानी पहले चरण में कितनी होगी 13। दूसरे चरण में देखते हैं 1 2, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 1 11। इसमें कितनी होगी 11। अर्थात कि पहले और तीसरे चरण में 13 हो और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हो तो वो दोहा का उदाहरण होता है। अर्थात ये जो अपन अभी देख रहे हैं ये कौन सा छंद है, ये दोहा है। अब देखो मैंने क्या कहा, पहले और तीसरे में समान होगी और दूसरे और चौथे में बराबर होगी। अब अपन दूसरी वाली लाइन में गणना करते हैं। इसमें देखिए 2 2 1 सॉरी 2 1 1, इसमें 2 1 2, इसमें देखिए वापस 1 2 2 1 1 1 2 1। ये आप प्रयास करेंगे तो आप भी इस प्रकार से करना सीख जाएंगे। 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13। देखिए 13 13, इसमें गिनते हैं
1 और 2 3, 2 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 9 और 2 11। तो पहले और तीसरे चरण में और दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं बराबर हो गई हैं। 13-11 13-11 का नियम लग रहा है, अर्थात ये एक दोहा है। अब अपन वर्णिक छंद को गिनते हैं, इसमें वर्णों को गिना जाता है। ये बिल्कुल आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी प्रकार निचले वाली लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात इसमें चारों में जो पद हैं इसमें 12-12 वर्ण होंगे, अर्थात कि द्रुत विलंबित एक छंद होता है। द्रुत विलंबित में ही 12 वर्ण होते हैं और इसमें वर्णों का क्रम जो होता है न भ भ र होता है। नगण बगण बगण और रगण, इसका सूत्र इसमें लगता है, जैसा कि मैंने पहले समझाया था। अभी आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। ये वाले जो मैंने बताए हैं 8 गण, इनको आप याद रखोगे तो ये यहाँ काम आएंगे। अब नगण, नगण बगण बगण और रगण। अब नगण में देखिए आप, नगण में मैं इन्हीं का बता रहा हूँ खाली, नगण बगण बगण और रगण, इसमें मात्राओं का क्रम होता है। वही वाला न में आ जाएगा नसल यानी 1 1 1, बगण बगण में आ जाएगा वापस बानस यानी बा न स, ये दोनों में एक ही आएगा। और र में आ जाएगा रगण, रगण का होगा राजबा, यानी कि ये आपको दिख रहा होगा। नगण का मतलब सिंगल 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 मात्राएं होनी चाहिए। ये पहले क्रम चलेगा, इसमें नगण आएगा, फिर बगण आएगा, फिर बगण आएगा, फिर रगण आएगा। आपको समझाता हूँ, अभी आप देखें, बहुत दिमाग लगाना पड़ता था। बड़े ही टैलेंटेड लोग थे उस ज़माने के जो इस प्रकार के छंदों की रचना करते थे। देखिए आप, अब देखिए, अब इसमें अपन वापस, ये है वार्णिक छंद, वर्णों को गिन लिया। अब अपन मात्राओं की गिनती करते हैं, ठीक है। इसमें कौन सी मात्रा है? 1 1 1 2 1 1 2 1, फिर 1 2 1 और 2, ठीक है। ये मैंने एक क्रम सेट कर दिया। अब पहले क्या आ रहा है? नगण। अब देखो आप, नगण, ये मैंने गोला कर रहा हूँ, इधर देखो। फिर आएगा बगण, यानी 2 मात्रा आएगी, फिर सिंगल सिंगल। आप देखिए, ये देखिए, फिर बगण आना चाहिए, फिर बगण है। कितने सटीक शब्दों का प्रयोग किया गया है। और फिर आप देखिए रगण, ये देखिए रगण, अर्थ भी निकलना चाहिए, मात्राएं भी बराबर होनी चाहिए और वर्ण भी बराबर होना चाहिए, तब जाकर के एक छंद की रचना होती है। छंद ऐसे ही जितने अपन आसानी से इनको पढ़ लेते हैं उतने आसान नहीं है बनाने के लिए। इसमें भी आप देख सकते हैं नीचे वाली लाइन में सेम बनेगा। तो मैंने जो भी पढ़ाए हैं, आज का जो चैप्टर था, इसको आसानी से पढ़ें और आप इन चीज़ों को साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं इनके लिए ये समझना अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे सब्सक्राइब कर दें और अगर आपके ऐसे दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं उन तक ये चीज़ें पहुँचाएँ।